नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल की रणनीति और अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान का पलट गया पूरा खेल। तालिबानी शासन में कैसे मजबूत हुई भारत की पकड़, आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, चीनी 5G का जवाब देगा भारत 5G से। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा, पैसे लेकर भी मिसाइल के लिए नहीं दे रहा कल पुर्जे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बड़ी साजिश नाकाम, बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 12 जिहादी असम में गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राष्ट्रपत्नी शब्द पर घमासान, संसद में हुई नोकझोंक पर बोली रमा देवी। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से गुस्से में की थी बात, आधे रास्ते से लौट कर आई थी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि डोभाल की रणनीति ने अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान का पूरा खेल पलट दिया है और तालिबानी शासन में मजबूत हो गई है भारत की पकड़। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर ऐसा देश जो बीते 2 दशकों में दक्षिण एशिया की राजनीति पर जिसने गहरा प्रभाव छोड़ा है, उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान, जहां 21 साल के लंबे अंतराल के बाद 2021 के अगस्त में बड़े बदलाव देखने को मिला और तालिबान राज ने फिर से दस्तक दे दी। तालिबान से पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद उस वक्त के पाकिस्तानी आका इमरान ने इसे गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होने की सरीखा बताया था। लेकिन भारत के भौगोलिक लिहाजे से भी अफगानिस्तान बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन अब भारत की कूटनीति के चलते तालिबान के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तालिबान ने अपील की है कि सभी हिंदू और सिख अफगानिस्तान वापस लौट आएं जिन्होंने डर की वजह से देश छोड़ा था। तालिबान ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो इनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगा। और अब ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ये ऐसा क्या हो गया जो तालिबान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये बस रातों रात का बदलाव है, बल्कि ये भारत की कूटनीति का नतीजा है और अजीत डोभाल के बड़े एक रणनीति का ये नतीजा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अजीत डोभाल की रणनीति ने चीन और पाकिस्तान का खेल अफगानिस्तान में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, आप अजीत डोभाल की इस रणनीति के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय में बताइए कि क्या आपको अजीत डोभाल की रणनीति अच्छी लगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, चीनी 5G का जवाब भारत देगा 5G से। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर चीन को भारत ने उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन ने एलएसी के करीब सड़कों पर जाल बिछाया तो भारत ने भी एलएसी तक जाने वाले सड़कों को ऑल वेदर में तब्दील कर दिया है। चीन ने सैन्य अड्डे और वायुसेना के लिए नए रनवे और बड़े निर्माण किए तो भारत ने भी अपनी तरफ उसी बड़े पैमाने पर निर्माण तेज किया। एलएसी के करीब जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया। कम्युनिकेशन के तौर पर चीन 5G को एलएसी के करीब लेकर आया है। यहाँ तक कि चीन ने तो तिब्बत में भूटान भारत सीमा के करीब दुनिया के सबसे ऊंचे रेडार स्टेशन पर 5G सिग्नल बेस पिछले साल ही शुरू किया। और यही नहीं, एलएसी के करीब बसे गांव को लोगों के फ़ोन पर चीनी सर्विस प्रोवाइडर के रोमिंग सिग्नल भारतीय फ़ोन पर आने लगते हैं और चीन अपनी जासूसी के मंसूबों को पूरा कर सके। लेकिन अब इसके जवाब में भारत ने भी चीन के साथ लगने वाली 3488 किलोमीटर की सीमा के हर गांव और हाई एल्टीट्यूड में सेना के हर पोस्ट तक हाई स्पीड कम्युनिकेशन पहुंचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा, पैसे लेकर भी मिसाइल के लिए नहीं दे रहा है कल पुर्जे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ दोस्ती के दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। चीन 5 साल पहले पाकिस्तान की ओर से खरीदी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए पुर्जे नहीं दे रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की हालत ख़राब है। और किसी भी इस हथियार सिस्टम को ऑपरेशनल रखने के लिए यह ज़रूरी होता है कि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कल पुर्जे मौजूद हों, लेकिन चीन इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। चीन के इस झटके से उसके सप्लाई को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। भू राजनीतिक मामलों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट डिफेसा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने लगातार एयर डिफेंस के लिए ज़रूरी कलपुर्जों को नहीं देना जारी रखा तो पाकिस्तान को अपनी हवाई सुरक्षा को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी साजिश हो गई नाकाम, बांग्लादेश आतंकी संगठन के 12 जिहादी असम में हो गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, असम पुलिस ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 12 जिहादियों को गिरफ्तार किया
बता दें कि एक दिन पहले ही असम पुलिस ने एक स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया था और वो बांग्लादेशी आतंकी को अपने घर में पनाह दे रहा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई जगहों पर आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया और ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि अंसारुल इस्लाम आतंकी संगठन की जड़ें कई देशों में फैली हुई हैं और हाल ही में रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसकर आतंकी भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचते हैं। कई बार आतंकी संगठन इस तरह के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन एजेंसियों की सख्ती की वजह से उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाते। असम के कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा बल एक्टिव हैं। खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2021 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुई है। बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े भी गए हैं। असम पुलिस ने मोरी गांव में भी एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मदरसे में जिहादी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं और यहाँ से एक संदिग्ध जिहादी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मुफ्ती मुस्तफ़ा के तौर पर हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपत्नी शब्द पर घमासान, संसद में हुई नोकझोंक पर बोली रमा देवी। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से गुस्से में की थी बात, आधे रास्ते से लौट कर आई थी। जी हाँ दोस्तों, संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक पर बीजेपी सांसद रमा देवी की प्रतिक्रिया आई है। सांसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ईरानी से गुस्से में बात की थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी बौखलाई हुई आई और पूछा कि मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। मैंने कहा कि जिस नेता को आपने चुना है उससे पूछिए कि क्या बोला है। आपने ऐसे नेता को चुना है तो आपको ही बोलेंगे लोग। दोस्तों, उन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी आई तो सोनिया गांधी ने तैश में कहा कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 3 दिन तक देश के इन हिस्सों में होने वाली है जोरदार बारिश, जारी हुआ अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया ताज़ा अनुमान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई क्षेत्रों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इन दिनों गर्मी से राहत मिली हुई है और इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 31 जुलाई तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में गुरुवार से रविवार तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रविवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पहुंचा MH-60 रोमियो। कितना खतरनाक है अमेरिका में बना यह हेलीकॉप्टर, ये आपको बता दें दोस्तों कि भारत की ताकत अब और ज़्यादा बढ़ गई है और भारत अब चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए और ज़्यादा सक्षम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत को MH-60 रोमियो की पहली खेप सौंप दी है। अमेरिका से खरीदे गए MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय मोदी सरकार ने 24 मल्टी यूज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की सतह और पनडुब्बी भेदी युद्धक अभियानों को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है और इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रेडार, नाइट विजन उपकरण समेत कई सारे तकनीक शामिल है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ गई है और ज़्यादा ताकत और अब भारत फिर से उड़ाएगा चीन, पाकिस्तान की और ज़्यादा भयंकर तरीके से नींद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LAC पर चीन की गतिविधि देख भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ने और कई क्षेत्रों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स की ताज़ा लामबंदी के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में LAC के साथ उच्चतम स्तर का सैन्य नेतृत्व नियमित रूप से स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी मोर्चे पर चीन के साथ तनाव बढ़ाने वाले क्षेत्र में चीनी लड़ाकू जेट का मुकाबला करने के लिए तेजस मार्क 1 की स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स तैनात करने का फैसला किया। दोस्तों, रुक करते हैं बिहार में नेपाल के रास्ते यूरेनियम की बड़ी खेप लाने की साजिश। विराटनगर में पकड़े गए 11 अफगानी, बॉर्डर पर बढ़ गई चेकिंग। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते बिहार में यूरेनियम की बड़ी खेप लाने की कोशिश को बॉर्डर पर नाकाम कर दिया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के तस्कर भारी मात्रा में यूरेनियम बिहार बॉर्डर के रास्ते भारत ला रहे थे, मगर स्थानीय सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश नाकाम कर दी और इस घटना के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। नेपाल से भारत आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के विराटनगर में पिछले हफ्ते 2 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ा गया था। सुरक्षा बलों ने 11 अफगानी और 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया था और ये सभी यूरेनियम की खेप लेकर बिहार बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले थे। पकड़े गए 6 अफगानियों के पास से भारत का फर्जी आधार कार्ड भी मिला था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी ड्रोन ने अमृतसर के स्कूल के मैदान में गिराई 5 किलो हेरोइन, पुलिस ने 4 संदिग्ध हिरासत में लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय क्षेत्र के 3 किलोमीटर अंदर घुसकर नेस्टा गांव के डीएवी पब्लिक स्कूल के मैदान में मंगलवार की देर रात हेरोइन की खेप गिराई और सूचना मिलते ही पुलिस ने छापामारी करते मैदान से 5 किलो हेरोइन बरामद की। फिलहाल अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना घरिंडा के इंस्पेक्टर करमपाल सिंह ने बताया कि मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं उधर सीआईए स्टाफ ने सीमा के पास रहने वाले तस्करों की पुरानी लिस्ट खंगालनी शुरू कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका की तरह ही बर्बादी की कागार पर है चीन, दिवालिया होते बैंकों ने दिया खतरे का संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में चीन के सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल दोहरे अंक में वृद्धि कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन अब वर्ष 2022 की शुरुआत से ही चीनी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं और श्रीलंका की तरह ही ये बर्बादी की कागार पर पहुंच चुका है। चीन से मिले संकेत बताते हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जून लगातार 10वां महीना है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी हैं। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह से जूझ रहा है और इससे आपको बता दें कि देश में बिजली की भारी कमी हो गई है। देश की बैंकिंग व्यवस्था भी लड़खड़ाने लगी है और बहुत से छोटे बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं। चीन की जीडीपी में ग्रोथ भी ठहर गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गड़बड़ी की शुरुआत पिछले साल शुरू हुई थी, जब सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों की कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नियम बनाए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन में जबरदस्त मुसीबत है और चीन जिसने अपने आर्थिक उपनिवेशवाद का श्रीलंका को शिकार बनाया, अब उसी उपनिवेशवाद का जो बैकफायर किया है, जो उसका जो नुकसान हुआ है वो अब चीन को झेलना पड़ रहा है और अब चीन उसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और श्रीलंका जैसी स्थिति चीन की खुद की होने लगी है। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों ने न केवल चीन को रणनीतिक मोर्चे पर झटका दिया है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी झटका दिया है? क्योंकि आपको याद होगा कि आरसीईपी जैसे बड़े जो एक योजना थी उससे भारत की सरकार ने पैर पीछे खींच लिया था, क्योंकि भारत की सरकार ने कहा था कि मैं किसानों के साथ ये गलत काम नहीं होने दे सकता, क्योंकि उससे सारा का सारा फायदा चीन को होने वाला था। तो दोस्तों चीन के जाल में भारत तो नहीं फंसा, लेकिन कुछ देश फंस गए, लेकिन अब चीन खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहे भाजपा नेता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहां जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं के साथ बैठक करते हुए ये बात कही थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे 250 जवान। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई पतंग ना गिरा पाए, इसके लिए इस साल पहली बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। हाथ में बड़े बड़े बांस लेकर पुलिस के 250 जवानों की नज़दीकी इमारतों पर इस दौरान तैनाती होगी और इससे दिखने पर पतंग को पहले ही गिरा लेने में सहूलियत होगी और इसके साथ पुलिस पतंगे बेचने व उड़ाने वालों की सूची भी बना रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तालिबान ने तोड़ डाली पाकिस्तान की बनाई सीमा पिलर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दुरंद लाइन को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है और इसी बीच तालिबान भी दुरंद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा की मान्यता नहीं देता है। पिछले साल अफगानिस्तान
पर तालिबान के कब्जे के बाद कई बार दुरंत लाइन पर बवाल देखने को मिला है और अब सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे एक वीडियो में तालिबान लड़ाकों को दुरंत लाइन पर बने पाकिस्तान के सीमा पिलर को तोड़ते हुए दिखाया गया है। लड़ाकों ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इस सीमा पिलर को अफगानिस्तान की ज़मीन पर बनाया हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये वीडियो कब और कहां बनाया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहली बार आमने सामने होंगे एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो। भारत से दोस्ती करना चाहते हैं बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होने जा रहे SCO शिखर सम्मेलन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उज्बेकिस्तान में होने जा रही SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां वो अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी का सपना हो रहा है पूरा। वंदे भारत ट्रेन को लेकर सामने आई ये बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को लेकर नई खुशखबरी सामने आई है। 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तीसरी वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से 12 अगस्त को ट्रायल के लिए रवाना होगी। सूत्रों ने यह जानकारी न्यूज़ एजेंसी PTI को दी और ये ट्रेन दक्षिण भारत के रूट पर नवंबर से चलाई जा सकती है। बता दें कि पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 वंदे भारत ट्रेन 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ देगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब मंकी पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन लाने की तैयारी सरकार ने शुरू की। फार्मा कंपनियों से चर्चा। जी हाँ दोस्तों, देश में मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने इस वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन के विकास को लेकर फार्मा कंपनियों को आमंत्रित किया है और बुधवार को सूत्रों ने बताया कि कई फार्मा कंपनियों ने इसे लेकर सरकार के साथ चर्चा शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीनियर सिटीजन को रेल टिकट में फिर मिलेगी छूट, लेकिन बदल जाएंगे नियम। जानिए सरकार का नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल यात्रा करने वालों के लिए ज़रूरी खबर है। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के समय बंद हुए सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायत टिकट की सेवा फिर से शुरू करने का प्लान सरकार कर रही है। और दरअसल आलोचनाओं के बाद रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन संभव है कि ये केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी के लिए हो, यानी कि स्लीपर श्रेणी के लिए हो। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इसके नियम और शर्त जैसे कि आयु मानदंड में बदलाव कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि सरकार रियायती किराए की सुविधा 70 साल से ऊपर के लोगों को मुहैया करवाए, जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों के लिए थी। सूत्रों ने संकेत दिया है कि इसके पीछे मुख्य कारण बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए रियायतों को देने से रेलवे पर पड़ने वाले वित्तीय भार का समायोजन करना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। चीन धमकी पर एक्शन में ताइवान। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने युद्धपोत से ड्रैगन को भेजा सख्त संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की प्रस्तावित ताइवान यात्रा को लेकर चीन के साथ चल रहा तनाव और गहराता दिख रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति ने अपने 6 साल के कार्यकाल में दूसरी बार मंगलवार को एक युद्धपोत पर सवार होकर ड्रैगन को सख्त संदेश दिया है। ताइवान की नौसेना के युद्धपोत पर राष्ट्रपति ने अपने जमीन की सुरक्षा को लेकर सेना की प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की। और दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवानी नौसेना और वायुसेना इन दिनों सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान दुश्मन सेना के हमले के किसी प्रयास को विफल करने की प्रैक्टिस की जा रही है और इसी दौरान ताइवान द्वीप पर हवाई हमले का भी अभ्यास किया जा रहा है ताकि युद्धक तैयारियों को और ज़्यादा पुख्ता किया जा सके। ताइवान ये अभ्यास ऐसे समय पर कर रहा है जब चीन की ओर से उसके खिलाफ लगातार दबाव बढ़ता जा रहा हो। अभ्यास के दौरान लोगों को मिसाइल हमले की चेतावनी भेजी गई और इलाका खाली करने का संदेश दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने दी चीन पाकिस्तान को चेतावनी। CPEC में तीसरे पक्ष को न्योता हमें मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अन्य देशों को शामिल करने की कवायद पर भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। भारत की तरफ से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि यह परियोजना अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस तरह का कदम अवैध और अस्वीकार्य होगा। भारत का बयान ऐसे समय में आया है जब विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में
तीसरे देशों की भागीदारी प्रस्तावित की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने तथाकथित CPEC परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्ट देखी है और किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा। और दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।